हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो आज अभी हम एक न्यू लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारा एक न्यू चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये हमारी जो फर्स्ट यूनिट है क्लास 12 की, उसका ये 4th चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो इसमें कुछ आपके बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ इसमें आपकी डिसीजेज आएंगी कि और एक इसमें आप एक टॉपिक आता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अवेयर होना बहुत ही असेंशियल है। क्यों? बहुत से लोग ऐसे होते हैं इसके बारे में बात नहीं करते, मे बी वो शेमफुल अपने आप को महसूस करते हो। ठीक है, तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है, अपने आप को शेमफुल महसूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होगी तो अभी मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कि इसमें अगर नॉलेज भी नहीं होगी, अवेयरनेस भी नहीं होगी, तो इसके साथ साथ आगे हम किन किन डिसीजेस को आगे फेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ की डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू WHO। अब WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है कि इस मतलब इसका कहने का सेंस है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स इज रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स is total well-being to all aspects. Total well-being beings to all aspects. ठीक है, all aspects में कैसे हो? ये वेल बींग हो, इट्स वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आता है। ठीक है, इसके बहुत सारे अपने अलग अलग एम्स थे या बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को क्या करती है? अफेक्ट करती है। बट इसके ऑल एस्पेक्ट्स देख लेते हैं पहले कौन कौन से हैं। एज अ फिजिकल, फर्स्ट इसका क्या है? एज अ फिजिकल। सेकेंड वन इज इमोशनल। थर्ड इज सोशल एंड फोर्थ इज बिहेवियर। ठीक है, कोई भी मतलब कोई भी एक्सेप्ट कोई भी पर्सन है तो वो इन चारों कंडीशंस पे अकॉर्डिंग टू WHO में फिजिकली भी फिट हो, इमोशनली भी फिट हो एंड सोशली भी। इमोशनली मतलब जैसे अगर किसी को कुछ एकदम से कह दिया तो वो एकदम से किसी भी बात का बुरा ना मान जाए, है ना। तो उसमें इतनी अवेयरनेस हो कि हाँ ठीक है, ये एक मतलब एक सही बात थी या एक सिर्फ एक मजाक था। ठीक है, उसके बाद अगर सोशली, अगर बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इंटरेक्शंस नहीं करते एक दूसरे से, दैट मीन्स वो आपस में सोशली क्या नहीं है, एक इंटरेक्शन नहीं रख पाते और मतलब इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक दूसरे से बात कर सकें। ठीक है, तो और लास्ट इज आता है हमारा बिहेवियर। उनका बिहेवियर कैसा है ये भी डिपेंड करता है एक किसमें? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ होती है वो अफेक्ट करती है या इट्स अफेक्टेड बाय इसमें 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट इज जेनेटिक डिसऑर्डर। सेकेंड वन इज इन्फेक्शन एंड थर्ड वन इज लाइफस्टाइल। तो जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? जेनेटिक डिसऑर्डर वो होता है कि कुछ भी ऐसे डिसीजेज जो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, सपोज पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, तो वो क्या है, उस वजह से कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिव कैसा नहीं रह पाएगा, ऐसा हेल्दी नहीं रह पाएगा। ठीक है, क्यों? जैसे सपोज अगर पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स में कोई डिसीज है, इस तरीके से जब यहाँ पे एज ए इनका फीटस या फिर इनका जो आगे जो जाके बेबी बनेगा, तो वो जब वो डेवलप करेगा तो मे बी वो कुछ कैरेक्टर्स को कैरी करे जो जेनेटिक्स डिसऑर्डर के फॉर्म में हो। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर। अब ये हम आगे जाके जेनेटिक जब पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि वो जेनेटिक डिसऑर्डर ऑटोसोमल होते हैं या फिर वो एक्स लिंक्ड होते हैं। तो वो हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो डिसीजेज होती हैं या जो डिसऑर्डर होते हैं उनको हम जेनेटिक डिसऑर्डर में पढ़ेंगे। ठीक है, सेकेंड वन इज आता है इन्फेक्शन। इसमें इन्फेक्शन क्या होता है कि जैसे कोई भी किसी भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं एज अ पैथोजेंस विच कॉज अ इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, एंड विच कॉज अ डिसीज, जो डिसीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये जब ये डिसीज कॉज करते हैं तो
कोई भी पर्सन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे रह पाता है, नहीं रह पाएगा, ठीक है। एक आता है थर्ड वही हमारा, इसमें लाइफस्टाइल में आ जाता है इसमें हमारा फूड एंड वाटर। फूड एंड वाटर में मतलब जो हमारी डेली की एसेंशियल जो हमारी रूटीन होता है उस लाइफ में हम क्या अपना एक डाइट लेते हैं, डाइट इन द सेंस जो हम अपनी बॉडी में ले रहे हैं क्या वो हमारी बॉडी में प्रॉपर न्यूट्रिएंट आ रहा है या फिर हम केवल जंक फूड को ही अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हैं, ठीक है। साथ साथ आपको पता है अब तो मतलब जब पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, अभी इसी का आगे नेक्स्ट टॉपिक हम पॉपुलेशन पे भी पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस, तो आपको पता है जैसे जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोशंस हो रही है मतलब एक्स्ट्रा फॉर्म में पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, ठीक है। तो उसी की वजह से बेटा क्या चाहिए, शेल्टर भी ज़्यादा चाहिए। जब शेल्टर ज़्यादा चाहिए, स्पेस ज़्यादा चाहिए, तो आप देख रहे हो वहाँ पे जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा हैं आज के कंपैरिजन में। जैसे अगर पहले की बात करें और आज की बात करें तो पहले के लोगों के पास इतने ज़्यादा व्हीकल्स नहीं होते थे। जब व्हीकल्स नहीं होते थे तो ज़्यादा पॉल्यूशन का मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब होता नहीं था पॉल्यूशन, लेकिन आज क्या है, आज हर एक दूसरे और तीसरे घर में आपको क्या मिल जाएगी, एक एक दो दो गाड़ियाँ अपनी आराम से मिलेंगी, ठीक है, जो कि क्या करती हैं, पॉल्यूशन कॉज कर रही हैं। तो साथ साथ आप वहाँ से क्या कर रहे हो, मतलब एक प्रॉपर इन्वायरमेंट भी नहीं है जिसके थ्रू हम ऑक्सीजन को भी जो एक बेटर क्वालिटी में हम ऑक्सीजन को इनहेल कर सकें, ठीक है, एक प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। तो वो पॉल्यूटेड इतनी है तो जिससे हमारी क्या है, रिप्रोडक्टिव हेल्थी लाइफ भी इफेक्ट होती है। साथ साथ फूड और वाटर का मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम कोई भी फूड अगर हम या वाटर हम मार्केट से लेते हैं तो मे बी वो थोड़ा सा कैसा हो, मे बी वो कंटामिनेट हो। कंटामिनेट मीन्स होता है अफेक्टेड बाय द पैथोजेंस के थ्रू अफेक्ट होता है। वो कैसे अफेक्ट हो सकता है, जो खुला हुआ खाना होता है उस पर कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस आके अफेक्ट कर सकता है। अब वही हम क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी में इनटेक कर लेते हैं। जब इनटेक कर लेंगे तो नेचुरल सी बात है क्या कॉज होने वाली है, डिसीज। तो ये सब रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में था कि किस मतलब एक डेफिनेशन क्या थी अकॉर्डिंग टू WHO, उन्होंने कौन कौन से एक्सेप्ट फॉलो किए थे, ठीक है, कौन से एक्सपेक्ट इसमें माने थे, उसके बाद अफेक्टेड किस तरीके से ये अफेक्टेड होता है। इसके बाद अब हम यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ में क्या क्या इशू आते हैं और इसकी स्ट्रैटेजीज क्या है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या पढ़ना है हमें इसे यहाँ पे, इश्यूज एंड देयर स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो मतलब इसके टाइम पे हमारा क्या हुआ था कि हमारी जो इंडिया में बहुत सारी ऐसी कुछ आप बोल सकते हो गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट्स, बहुत सारी ऐसी कंट्री थी जो आपस में क्या करती थी, इस चीज़ पे डिस्कस करती थी कि हमारी जो इंडिया है हम उसको किस तरीके से रिप्रोडक्टिव की जो लाइफ है उसमें कैसे हम इसको बेटर बना सकें, ठीक है। तो फर्स्टली जो इसमें इनिशिएशन लिया गया था वो इंडिया की तरफ से ही लिया गया था। फर्स्ट जो लिया गया था इसका फैमिली प्लानिंग जो था वो आपका 1951 में लिया था यहाँ पे, ठीक है। ये डायरेक्टली आपसे यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है कि मतलब कौन सा ये फर्स्ट मतलब कौन सा ऐसा प्लान है जो कि एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ को एक अच्छा बनाता है और एक इनिशिएशन हुआ था बाय द इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। तो 1951 में फैमिली प्लानिंग ली गई थी। इसको RCH भी कहते हैं। क्या कहते हैं, RCH मीन्स होता है रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर, क्लियर। आगे प्रोग्राम भी आप लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए थे जो इसको करता है। अब इसमें यहाँ पे कुछ इसके एम्स थे। एम्स क्या थे देखिए, फर्स्ट तो था इसमें यहाँ पे अवेयरनेस करना। सेकंड जो था इसमें यहाँ पे हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया, वीडियो,
वीडियो और जो आपको ऑडियो होते हैं, ठीक है, वीडियो ऑडियो के थ्रू जो मीडियाज़ होते हैं उनका जो हेल्प था या उनका जो कंट्रीब्यूशन था। इसके बाद थर्ड स्टेप हम यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ पे एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर के थ्रू, मतलब बाय गाइडेड, या आप बोल सकते हैं यहाँ पे अवेयरनेस भी हुई थी। अभी बताऊंगी किसके बारे में, इसमें और इसमें यहाँ पे क्या डिफरेंस है। इसके बाद टू कंट्रोल STD, amniocentesis, एंड बर्थ कंट्रोल। ये जो मैंने जितने भी सारे पॉइंट्स लिखे हैं ये इसके बारे में क्या है, जो फैमिली प्लानिंग है, RCH या फिर कोई भी ऐसे चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है तो उनका एम क्या क्या था। फर्स्ट था अवेयरनेस। अवेयरनेस अब किसके बारे में अवेयरनेस करना, देखो अवेयरनेस एज अ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इसमें आ जाएगा, एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, ठीक है। इसके बाद एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी के टाइम पे जब एडोलसेंस आती है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं, एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, तो प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं देन कॉज करती है एडोलसेंस को, ठीक है। मतलब आप बोल सकते हो हार्मोनल चेंजेस, क्लियर। नेक्स्ट हेल्प, पहले इसको देख लेते हैं। अवेयरनेस मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अवेयरनेस करनी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बहुत सारे स्कूल एंड कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहाँ पे इसके बारे में मतलब बताया नहीं जाता। जब बच्चों को पहले से ही नहीं पता होगा, उनको एक प्रॉपर वे में एक इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो बहुत सारी जो हमारी जो आगे आने वाली ऐसी लाइफ है जिसमें वो बहुत सारी ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस को फेस करेंगे, ठीक है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, जो प्यूबर्टी के टाइम पे जो हार्मोनल जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि आपको डिफरेंस आपने ये जो आपकी जो छोटी वाली क्लासेस होंगी 8th 9th में, उसमें भी आप पढ़ चुके होंगे कि एडोलसेंस में इन मेन में क्या चेंजेस आते हैं, फिजिकल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, साथ साथ इसमें कुछ हार्मोनल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, ठीक है, और इन फीमेल बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। तो वो हमें किसके अंदर पढ़ना है, इसमें अवेयरनेस के अंदर, ये इसका एम है। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, हेल्प ऑफ प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया होती हैं और जो ऑडियो विजुअल्स होते हैं, जैसे FM वगैरह होता है, इसके थ्रू जो हम सुनते हैं, या न्यूज़पेपर के थ्रू जो हम पढ़ते हैं या देखते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू जो हमें इंफॉर्मेशंस मिलती है, और साथ साथ इसमें यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट्स और नॉन गवर्नमेंट्स एजेंसीज होती हैं, NGOs, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। ये क्या करती हैं, इसके बारे में अवेयर करती हैं कि अगर अवेयरनेस होगी तो जो पॉपुलेशंस होगी उसमें भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, साथ साथ जो एक ह्यूमन हेल्थ में जो एक डिसीज़ होने के जो चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं उसको भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, क्लियर। थर्ड पॉइंट आता है इसमें एक्सपीरियंस डॉक्टर बाय द गाइडेड और अवेयरनेस। अब यहाँ पे जो अवेयरनेस है वो किसके बारे में है, देखो यहाँ पे कि बाय जो डॉक्टर, जो एक एक्सपीरियंस डॉक्टर है, जैसे सपोज एक तो एडोलसेंस के टाइम पे ही, एडोलसेंस के टाइम पे जो मैचुरेशंस होता है ऑफ द एज में, या हार्मोनल चेंजेस होते हैं उस टाइम पे क्या क्या मतलब एज अ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद एक प्रीनेटल, एक आता है आपका पोस्टनेटल। अब बेटा प्रीनेटल और पोस्टनेटल क्या होता है, प्रीनेटल मतलब जैसे सपोज अगर प्रेगनेंसी कॉज हो जाती है तो उससे पहले मदर के लिए और फीटस के लिए कौन कौन से स्टेप बेटर है, ठीक है, ताकि वो भी मतलब एक मदर भी अपनी लाइफ में अच्छे से सर्वाइव कर सके, कोई डिसीज़ ना हो, साथ के साथ उसके जो फीटस उनकी बॉडी में जो या यूट्रस में जो ग्रो कर रहा है वो भी क्या रहे, एक सेफ फॉर्म में रहे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी प्रीनेटल केयर, क्लियर है, इस चीज़ की अवेयरनेस हो सके।
पोस्टनेटल केयर के बाद मतलब अब जो मदर जब डिलीवरी कॉज कर चुकी है, जब इजेकुलेशंस ऑफ बेबी या इजेकुलेशंस ऑफ फीटस हो चुका है, तो पोस्टनेटल केयर। अब उसके बाद की उसकी केयर, जैसे सपोज आपने सुना होगा ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, या फिर फीडिंग। फीडिंग कराना मतलब मदर के लिए और साथ साथ फीटस के लिए असेंशियल होता है। क्यों असेंशियल होता है? क्योंकि इसमें हमें पता है मदर की बॉडी से जो मिल्क का जो सीक्रेशन होता है उसमें कुछ एंटीबॉडी होती है विच फाइट द अगेंस्ट द एंटीजेंस। जो एंटीजेंस होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करती हैं, जिससे जो भी मतलब जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, उसमें एक एनर्जी क्रिएट हो जाती है और कोई भी पैथोजेंस उसको ईजिली से अफेक्ट नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कुछ एंटी बॉडीज होती हैं जो कि अगेंस्ट फाइट करती हैं इस एंटीजेंस की। क्लियर? नेक्स्ट, टू कंट्रोल एसटीडी। अब एसटीडी क्या है? एसटीडी है यहाँ पे हमारी सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीजेस। क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशंस या ट्रांसमिट्स भी बोल सकते हो आप इसमें यहाँ पे डिसीजेस, ठीक है। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीजेस, अब ये बहुत टाइप की होती हैं, एज अ हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, इस टाइप की डिसीजेज होती हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सिफिलिस, गोनेरिया, ठीक है, एड्स, इन सबको हम थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं। बस अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर एक प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसको? एसटीडी को। ये एसटीडी, ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ हैं, ये इतनी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं कि अगर इनका अर्ली डिटेक्शंस ना हो पाए तो फाइनली इनसे क्या कॉज होती है? डेथ कॉज हो जाती है, ठीक है। तो कुछ तो इसमें डिसीज़ ऐसी होती है जिनका अर्ली डिटेक्शंस है ही नहीं, पता ही नहीं लगा सकते उसको, ठीक है। एक आता है आपका एमिनोसेंटेसिस। बेटा ये इंपॉर्टेंट है, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझना, ये शॉर्ट नोट पे भी पूछ लेते हैं। एमिनोसेंटेसिस क्या होता है? एमिनोसेंटेसिस, अभी हमने अपने लास्ट 5 लेक्चर्स में एक एमिनियन पढ़ा था, जो हमने एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से एक मेम्ब्रेन देखी थी, ठीक है। एमिनो सेंटेसिस, तो ये जो एमिनो वर्ड आया ये इस एमनियन से ही आया है, एमनियन, ठीक है। ये क्या करता है? इसमें एक एमनियोटिक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड से ये आप इसको मतलब इसको 2 फॉर्म में आप इसको यूज़ कर सकते हो। एक तो एज अ पॉजिटिव मैनर में यूज़ कर सकते हो, एक एज अ नेगेटिव मैनर में। अब पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर में मतलब क्या कहना चाहती हूँ, देखो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव का तो मीन्स ये हो गया कि जब एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है तो हम उसके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं कि उस फीटस में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर, टू डिटेक्ट द जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर को हम इसमें डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जब डिटेक्ट कर लेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर को, अगर हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं तो साथ साथ अगर कुछ कंडीशन ऐसी भी आती हैं, मे बी बहुत कुछ कंडीशंस ऐसी हैं अगर ज़्यादा क्रिटिकल हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में, जिसको हम एज अ प्रिकॉशंस लेकर भी उसकी हम क्योर नहीं कर पाएंगे। तो जब क्योर नहीं कर पाएंगे तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं तो उसको वो बोलते हैं कि हम यहाँ पे जो फीटस है उसको क्या करते हैं, उसको मतलब आप ये बोल सकते हो उसको वहाँ पे उसको फिनिश करते हैं, ठीक है। मतलब उसको यहाँ पे उसका डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो अपनी लाइफ में ज़्यादा आगे सर्वाइव कर जाएगा तो साथ साथ पेरेंट के साथ साथ उस फीटस को भी या जो बेबी बनेगा उसको भी आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वो फेस करना होगा, ठीक है। तो जेनेटिक डिसऑर्डर, अब ये देखते हैं कि वो कैसा माइनर पॉइंट पर है, मतलब उसकी क्यूरेबल है या नहीं भी है। अगर है तो अच्छी बात है, उसकी क्योर हो जाएगी, और अगर नहीं है तो पहले ही उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको वहाँ से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। एक नेगेटिव पॉइंट इसका ये आता है कि एमनियोटिक फ्लूइड के थ्रू टू डिटेक्ट किया जाता है द सेक्स डिटर्मिनेशन को, टू डिटेक्ट द सेक्स। यहाँ पे जब सेक्स को डिटरमाइन कर लेते हैं, जैसे XX और XY, आपको पता है ये XX और एक होता है XY, ये हो गया हमारा होमोगैमेटिक, ये हो गया हमारा
हेट्रोगैमेटिक, है ना, मतलब ये एक्स एक्स तो सेम हो गया, दैट मीन्स ये क्या होगी गर्ल और ये क्या होगा बॉय। तो जैसे ही उन्हें पता चलता है एज अ गर्ल है तो वो क्या करा देते हैं एज अ फीमेल फीटिसाइड, ठीक है, ये बॉय, ठीक है। अब ये क्या हो जाता है फीमेल फीटिसाइड, फीमेल फीटिसाइड का मतलब अब ये क्यों होता है आपको पता है, यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन होती है, लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, लोगों को पता ही नहीं होता कि अगर मतलब वो ये क्या करते हैं डिफरेंस करते हैं कि हाँ लड़की है तो वो अच्छी नहीं है, मे बी उसके लिए ज़्यादा खर्चा हो, है ना, उसकी पढ़ाई में, और फिर वो अपना शादी वादी करके अपना दूसरे घर चली जाएगी, बट लड़का है हमें तो कमा के देगा, लोगों की ये सोच रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ लैक ऑफ एजुकेशन है, साथ साथ वो लैक ऑफ अवेयरनेस है, उनको नहीं पता कि आज के टाइम पे दोनों ही कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। इसके बाद इसीलिए मैंने आपको बोला जो एमिनोसेंटेसिस जो टेस्ट होता है वो दोनों वे में लिया जाता है, कि अ पॉजिटिव मैनर में भी एज वेल एज इन अ नेगेटिव मैनर में भी, ठीक है। इसके बाद आता है बर्थ कंट्रोल। बर्थ कंट्रोल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पूरा ही एक टॉपिक ब्रॉड टॉपिक है बर्थ कंट्रोल, इसमें बहुत सारे स्टेप आएंगे, अभी सिर्फ हम इसको यहाँ पे शॉर्ट में समझते हैं। बर्थ कंट्रोल जो होता है कि किसी भी पॉपुलेशंस को कंट्रोल करना किस तरीके से, कौन कौन से मेथड होते हैं, यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यूज होंगे टू कंट्रोल द बर्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज टू कंट्रोल बर्थ, ठीक है। तो ये हम सारा किसके अंदर पढ़ता है, एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ते हैं। जो इश्यूज हैं मैंने अभी आपको बता दिए, इश्यूज कौन कौन से थे, ये जो कुछ नेगेटिव मैनर में थे। अब इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, तो ये सारी इनकी स्ट्रैटेजी हैं, एज अ अवेयरनेस करना, ठीक है, और अवेयरनेस कौन करती है, एज अ हेल्प वो करती है, एज अ प्रिंट मीडिया हेल्प करती है, एज अ जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हेल्प करती हैं अवेयर करने में, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपकी इसकी बात करूँ अवेयरनेस की, आपको एक एग्जांपल देके अब बताती हूँ। देखो जैसे अगर हरियाणा की साइड में देखते हैं तो वहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन है। जब लैक ऑफ एजुकेशन है तो बेटा वहाँ पे जब आप सेक्स रेशियो देखते हो तो मेल का रेशियो ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू फीमेल के। लेकिन सेम अगर आप केरल की साइड की बात करो तो केरल की साइड में क्या होता है, लैक ऑफ एजुकेशन का नाम ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो सेक्स रेशियो है वो भी अच्छी है, साथ साथ ये जो हम जो चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं, जो पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दी जाती है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। जब इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो उसके थ्रू क्या होगा, कोई भी डिसीज कॉज नहीं हो सकती, साथ साथ ये भी नहीं हो सकता कि आप डिफरेंस कर सको मेल में एंड फीमेल में, ठीक है। तो वो इक्वलिटी बनी रहती है वहाँ पे, साथ साथ जितनी एजुकेशन लड़कों को दी जाती है उतनी ही एजुकेशन लड़कियों को दी जाती है। प्रॉपर अवेयरनेस है, प्रॉपर एजुकेशन है। क्लियर। उसके बाद मैंने अभी आपको सेम वही बताया, अगर अच्छी एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन होगी तो कंट्रोल करेंगे एसटीडीएस को भी, डिसीज कॉज नहीं हो पाएंगी, एज वेल एज इसका तो सवाल ही नहीं होता एमिनोसेंटेसिस का कि हम उसको नेगेटिव मैनर में यूज करें, ठीक है। बर्थ कंट्रोल भी अभी हमने देख लिया कि अगर हमें प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर अवेयरनेस होगी तो बर्थ को भी हम इजीली से कंट्रोल कर सकते हैं, सब पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है, पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन। एक्सप्लॉयशन का मतलब समझते हो क्या होता है, एक्सप्लॉयशन का मतलब जब एक्स्ट्रा फॉर्म में ग्रो हो रहा हो, जब ज़्यादा ही ज़्यादा हो रहा हो, है ना। तो जैसे अभी हम देखते हैं यहाँ पे कि डेथ रेट जो होता है वो तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, बट साथ साथ जो बर्थ रेट है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन, तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, इंक्रीज इन अ बर्थ रेट एज कंपेयर टू डेथ रेट, एज कंपेयर टू डेथ रेट, ठीक है। तो किस तरीके से, मतलब जब वही बात है कि अगर लैक ऑफ एजुकेशन होगी, लैक ऑफ अवेयरनेस होगी तो पॉपुलेशन अपने आप ही क्या होती जाएगी, कंटिन्यू होती जाएगी, ग्रो होती जाएगी, ठीक है। तो बर्थ रेट ज़्यादा हो रही है और डेथ रेट कम हो रही है। अच्छा, ये जो बर्थ रेट जब ज़्यादा होती है या फिर इसको कैलकुलेट करते हैं तो एक साइंटिफिक मैनर में अगर इसको कैलकुलेट करते हैं तो उसको टर्म क्या बोलते हैं वहाँ पे, साइंटिफिक मैनर में अगर हम इसको देखें तो उसको बोला जाता है डेमोग्राफी। क्या बोला जाता है, डेमोग्राफी, ठीक है।
जिससे के थ्रू एक कैलकुलेशन की जा सकती है कि पॉपुलेशंस कितनी हो रही है। अगर मैं ओवरऑल वर्ल्ड की बात करूं तो 2 बिलियन थी अप्रॉक्स, कितने के मतलब जब 1900 का टाइम था यहाँ पे तो कितनी थी 2 बिलियन, ठीक है। और जैसे ही इसने यहाँ पे 100 ईयर्स यहाँ पे क्रॉस किए, 100 ईयर यहाँ पे क्रॉस किए तो ये कन्वर्ट हो गई 6 बिलियन में। अब आप देख रहे हो ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन में आपको बता रही हूँ। अगर मैं आप इंडिया की पॉपुलेशन की बात करूँ तो ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी का ही डेटा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम, जैसे ही रिसेंटली इंडिपेंडेंट हुआ था हमारा इंडिया, तो उस टाइम कितनी थी 350 मिलियन, ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे क्या हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही है। अब जब बढ़ती जा रही है तो उसमें यहाँ पे क्या आएगा, कुछ ऐसे कंडीशंस आएंगी जो कि फेस करनी होगी। क्या क्या होगा, देखो ये क्यों होता है, इसके मतलब ऐसे कौन से ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट हो रही है। जब मतलब जो पॉपुलेशन है जब वो हाई नंबर पे जाएगी तो बेटा शेल्टर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ठीक है। अब इसमें हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं इसमें तो डिक्लाइन बर्थ रेट का डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है, कम होती जा रही है। बर्थ रेट तो हमारी हाई हो रही है, ये इसमें आ जाएगा आपका डेथ रेट, ठीक है। तो पहले आप लिख लो हाई बर्थ रेट एंड डिक्लाइन डेथ रेट, ठीक है। यहाँ पे इसमें डेथ रेट में आ जाएगी हमारी इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, इसको बोलते हैं IMR, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, ये भी डिक्लाइन हो रही है, कम होती जा रही है। जब कम होती जाएगी तो पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ती जाएगी, ठीक है। एक होती है यहाँ पे डिक्लाइन मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, MMR, ये आपसे यहाँ पे शॉर्ट में पूछ लेगा, ठीक है, कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, और MMR मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट। अब एक यहाँ पे दो टर्म आता है, एक आता है मैंने आपको बताया यहाँ पे मॉर्टेलिटी और एक आता है यहाँ पे नेटिलिटी। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। तो मॉर्टेलिटी का मतलब होता है डेथ रेट और नेटिलिटी का मतलब होता है यहाँ पे बर्थ रेट, ठीक है। जब यहाँ पे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट डिक्लाइन हो रहा है, कम हो रहा है, इन्फेंट कम हो रहा है, लेकिन और डिक्लाइन डेथ रेट, ठीक है, लेकिन हाई क्या हो रहा है, बर्थ रेट। जब पॉपुलेशंस बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट ऑफ जो शेल्टर है या फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी क्या होगी, हाई होगी, ठीक है। हाई रिक्वायरमेंट ऑफ शेल्टर एज वेल एज फूड, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट आप देखोगे यहाँ पे लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस, ठीक है। अगर एजुकेशंस प्रॉपर रहेगी तो क्या होगा, इस चीज़ की कंडीशंस नौबत ही नहीं आएगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें आपके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ। अच्छा, उससे पहले आप यहाँ पे एक चार्ट देखो जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो कि एस्टिमेटेड एक पॉपुलेशंस है जो डिफरेंट नेशंस में, अलग अलग नेशंस में बाय मतलब 2000 ईयर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। जिसमें आप यहाँ पे देख रहे हो कि एक US की कंडीशंस देख रहे हो और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में देख रहे हो, ठीक है, यूरोप में देख रहे हो, इंडिया, चाइना, जापान। यहाँ पे आप इनका एक अलग अलग पैराग्राफ देख रहे हो और बेटा साइड में यहाँ पे इनकी यहाँ पे बिलियंस में लिखी हुई है कि कितनी इनकी पॉपुलेशंस हैं, ठीक है। और इधर जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में आप यहाँ पे देख रहे हो कि कितना जैसे ईयर पास आउट होता गया है, कितने ईयर में, और लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो आप कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। क्लियर। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन।
अभी हमारा टॉपिक ही ये था पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं? इट इंक्रीज पॉवर्टी इन फैमिली एज वेल एज इन द कंट्री। सपोज अगर जैसे आपको पता है यूएस की बात करें, अगर अमेरिका की बात करें, तो वहाँ पे क्या है, पॉपुलेशन कम है, उसके साथ साथ तो वहाँ पे क्या है, मतलब लोगों के पास अच्छा खासा, मतलब जो उनकी सोर्स ऑफ इनकम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे क्या है, जब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सोर्स ऑफ इनकम भी यहाँ पे क्या है, कम है, ठीक है। तो वो पॉवर्टी के लेवल पे आ जाता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, इफ़ द प्रोडक्शन ऑफ फूड डजंट इंक्रीज इट विल लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ द फूड सप्लाई। अगर वही मैंने अभी आपको सेकेंड पॉइंट में बताया था, यहाँ पे जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो फूड की और शेल्टर की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, रैपिड इंक्रीज in population leads to unemployment and educational problem। जब ज़्यादा क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होता जाएगा, बेरोज़गारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो तो कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। जैसे सपोज अगर अभी हम कोई एग्ज़ाम भी देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है कितना ज़्यादा कंपटीशन है, एक सीट पे 100 बच्चे 200 बच्चे को फाइट करना पड़ता है ना। तो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट देखिए यहाँ पे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड हाउस फॉर एवरीवन इन केस ऑफ रैपिड इंक्रीज इन अ पॉपुलेशन। पहले आप देखते थे इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स नहीं बनती थी जितनी अब बन रही हैं। बिल्डिंग्स यहाँ पे फ्लोर वाइज अब क्या हो जाते हैं, बिक जाते हैं। पहले क्या था, नॉर्मल अपना एक सिंगल एक स्टोरी का अपना घर लेते थे, आराम से अपना उसमें रहते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो फ्लोर वाइज अपना क्या होता है, बिकता है। और यहाँ पे जो जो पॉल्यूटेड कंडीशंस या पॉल्यूटेड जो एरिया है, जहाँ पे आप देख रहे हो इतनी पॉपुलेशन हो रही है, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे 40 फ्लोर्स की बिल्डिंग बन रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ओवर एक्सप्लॉयशंस के ही कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके कुछ कंट्रोल्स देख लीजिए। अगर यहाँ पे क्या होगा, एजुकेशन प्रॉपर होगी तो हम इसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके कंट्रोल देखते हैं। कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन या ओवर पॉपुलेशन, आप इसको यहाँ पे ओवर पॉपुलेशन भी बोल सकते हो, ठीक है। प्रॉपर एजुकेशन, नॉलेज होगी प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, अवेयरनेस होगी, तो इसी के थ्रू क्या हो पाएगा, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। यूज़ ऑफ मेन इज बर्थ कंट्रोल मैथड। अगर हम यूज़ करेंगे बर्थ कंट्रोल मैथड का, बर्थ कंट्रोल मैथड, ठीक है, तो इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमने यहाँ पे स्टेप देख लिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेज देख लिए, इसको कंट्रोल करने के मैथड देख लिए, और इसके हमने रीज़न भी देख लिए। अगर ये एक स्पॉइल हो रही है, बहुत ही ज़्यादा फॉर्म में ओवर पॉपुलेशन हो रही है, तो कौन कौन सी कंडीशंस ऐसी आएंगी जो फेस करनी पड़ेगी, ठीक है, या इवन फेस भी कर ही रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा बर्थ कंट्रोल, उसको हम डिटेल में आगे अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।